નમસ્કાર મિત્રો, સિને પ્રવેગમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ચાંદ સિતારાની, નેશનલ એવોર્ડ્સની. અને એક નહીં પણ બે નેશનલ એવોર્ડ જીતનાર એક દિગ્ગજ ડિરેક્ટર ગુજરાતી સિનેમાને, જેણે બે નેશનલ એવોર્ડ જીતીને વિશ્વ સ્તરે નામના અપાવી છે, એવા મનીષભાઈ સૈની સાથે આપણે વાતોનો દોર ફરી એકવાર આદરી દઈએ. આપણી ગાંધી એન્ડ કંપની વિશે જે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, आपको क्या लगता है ये फिल्म आपने ऐसी एक सोच से बनाई थी जिसमें आपको लगा कि पुराने ख्यालात उतने मायने फिर भी लगते हैं जितने आजकल यंग जनरेशन में वो असर उतना उसका छूट गया है, वो आप महसूस पर्सनली कर रहे हैं? यस, बिल्कुल. आज का जो दौर है ना, अगर आप OTT पे जाएं, ये शुरुआत ऐसे हुई थी. मैं और मेरे जो दोस्त हैं, प्रोड्यूसर है महेश हमारी, यही बात कर रहे थे कि अगर हम मीडिया देखते हैं, OTT देखते हैं, तो वायलेंस, ठीक है, मारधाड़, ये सब इतना ज़्यादा हो गया है. मतलब जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ होती है, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे छूट रही है. अब ये एक बात है, ये एक सब्जेक्ट है. दूसरा सब्जेक्ट ये है कि गांधी जी जैसे टॉपिक को, इवन आप देखिए जब गांधी बन रही थी उसके बाद ही फिर रशिया यूक्रेन ये सब चल रहा था. आज भी माहौल ऐसा ही है, जो टेंशन रहती है थ्रू आउट हर जगह. तो दूसरी चीज़ ये थी कि गांधी जी की जो बातें हैं, कई बार क्या होता है ना, टाइम एक ही कुछ लाइनें हैं, वही टेक्स्ट बुक में आ रही है, हर जगह वही आ रही है, वही रिपीट हो रही है. तो उन बातों को एक नए तरीके से कहा जाए कि वो दिमाग में जाए लोगों के, क्योंकि हर जनरेशन को समझाने का तरीका अलग होता है. तो अभी वो जनरेशन, हाँ, सत्य अहिंसा त्याग गांधी जी ने बोला था, हमको पता है, ठीक है, हम सुन चुके हैं बहुत बार, मेरे पिताजी ने भी सुना था, उनके पिताजी ने भी सुना था. लेकिन तो उन बातों को सही तरीके से, अलग तरीके से उनके ट्रीटमेंट में बताना, ये भी बहुत ज़रूरी है. ये दोनों चीज़ें एक साथ ही आई कि चलो ठीक है, गांधी जी को नए तरीके से बताए, और गांधी जी को एक काम करते हैं, सुपर हीरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं. और सुपर हीरो ये नहीं कि वो उड़ रहा है, ये कर रहा है, पर एक ऐसा सुपर हीरो जो अपनी वैल्यूज़ पे रहता है, कि सिखाए कि सच बोलना आपको प्रॉब्लम देता है, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदा होता है, लेकिन आप जीतते कैसे आखिर में. कि आपने सच बोला तो आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होने वाली है. एक पॉइंट पे आपने एडमिट कर लिया, मैंने चोरी नहीं की थी, आज के बाद नहीं करूँगा, फिर आपको कैसे लॉन्ग टर्म में आप जीतते हैं. तो इट्स अबाउट दैट. सर, इस दौरान आपको प्रोड्यूसर का साथ कैसे मिला? महेश और मैं पहले से अच्छे दोस्त हैं. तो मैं और महेश ने इससे पहले ये फिल्म प्रोड्यूस की थी, शू थयू करके, गुजराती फिल्म आई थी. और महेश का ये था कि यार मैंने शू थयू कर ली, मैंने पैसा भी कमाया, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और अब मुझे कुछ ऐसी फिल्म करनी है कि मैं कुछ सेंसिबल और ये करूँ, मैं कुछ मैसेज दे पाऊँ, और स्पेशली मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ. तो हम ऐसे ही बॉम्बे में बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे. तो मेरे मुँह से एक मेरी शॉर्ट फिल्म थी, उसका आइडिया मेरे मुँह से मैंने महेश को नरेट किया. हम बहुत हंसे, महेश ने बोला यार ये तो बड़ी फिल्म बन सकती है. मैं बोला ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ. और मैंने सोचा, और तभी लॉकडाउन हो गया, मैं अहमदाबाद आया था, और मैं 20-25 दिन के लिए अकेला अहमदाबाद में ही था. फिर मैंने बताया कि मेरे को वो एकांत मिल गया मेरा. फिर मैंने लिखना शुरू किया, और आई थिंक 1 मई को बैठा था मैं लिखने. 24 मई को मैंने महेश को बोला यार मैंने कुछ लिखा है, गांधी एंड कंपनी, आप देखो एक बार पढ़ो. महेश ने एक शॉट में पढ़ा, उसने बोला ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, ये तो बनाते हैं. मैं ठीक है. फिर लॉकडाउन सब लगा हुआ था, फिर हम वेट करते रहे कि लॉकडाउन, और कास्टिंग इमीडिएटली हो गया था सब. ये क्योंकि खाली घर पे ही थे, कुछ और था नहीं. चलो कास्टिंग कर लेते, चलो प्री प्रोडक्शन कर लेते, शॉर्ट प्लानिंग कर लेते, बजट बना लेते. और दिसंबर तक जाते जाते सब सेट हो गया कि चलो ये शूट कर रहे हैं. अभी लॉकडाउन में भी थोड़ी रियायतें मिल गई थी उस टाइम पे, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया था कि हमको परमिशन मिली कि आप 40 लोगों के साथ 8 बजे तक रात को शूट कर सकते हैं. लेकिन इसमें छोटे मोटे चैलेंजेस क्या थे उस टाइम पे, कि लॉकडाउन था और कहानी में ना 2 लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और यही दोनों सेंसिटिव थे क्योंकि बच्चों के लिए कुछ वैक्सीन आने वाला था नहीं. दर्शन भाई भी आए थे बॉम्बे से, डरे हुए थे. प्रलय काका है जो फिल्म में, वो 80 साल के हैं, ठीक है, ये सब लोग थे. तो हमको कभी अपना टेंशन नहीं रहा. लेकिन मैंने प्रोडक्शन की टीम को यही बोला था, चाहे सेट पे आए नहीं आए, खाना 1 घंटा लेट हो जाए चलेगा, लेकिन इन सबको केयर से रखना है. तो एक टाइम ऐसा था कि पूरी क्लास की क्लास थी, उस टाइम स्कूल बंद थे, लेकिन पूरी क्लास को लेके हम शूट कर रहे थे. स्कूल वाले भी हेजिटेट कर रहे थे कि सारे प्रोटोकॉल लेके चल रहे थे. तो फिल्म में जो डिफ़िकल्टीज़ हुई ना, फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत आसान प्रोसेस है, मुझे मज़ा आता है, वो खेल जैसा है मेरे लिए. जैसे छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लंच ब्रेक हुआ, बच्चों को बोला चलो खाना खाते हैं, तो मैं प्रोडक्शन की टीम को बोलता था कि आप देख लेना हर एक बच्चा हाथ धोए. तो ये ना कि एक को भी इन्फेक्शन हुआ तो फिर ये हो जाएगा कि फिर शूट पे भी प्रॉब्लम होगा, और शूट तो छोड़िए, साइड में किसी बच्चे को इशू होता है, लाइक
शुभ यात्रा जब मैंने शूट की थी तो मित्र गढ़वी को कोविड हुआ, उसके 4 दिन बाद मुझे हुआ, मेरे डीओपी को हुआ, मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट को हुआ। तो मतलब रिहर्सल कह रही है इनकी डेफिनेटली बॉन्डिंग इज गुड। तो उस टाइम पे लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमको यकीन नहीं हुआ। 16 जनवरी को हमने शूट खत्म किया 2021 में और सब कुछ पीसफुल था, मतलब कुछ ऐसा ट्रबल वाली चीज नहीं थी, किसी को फांसी भी नहीं है। मनीष भाई, ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें एज एन डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि जब डायरेक्टर सेट पर जाता है या कोई फिल्म डायरेक्ट करने के बारे में सोचता भी है तो उसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कैमरा इस वक्त मार्केट में है, कौन डीओपी है और क्या मतलब आप जैसे बोलते हैं टेक्निकलिटीज, उसका ज़्यादा अनुभव होना चाहिए या सिर्फ एक कहानी के बारे में अगर वो बंदा सोच चुका है तो बस उसी का ज्ञान होना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए दोनों ही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ पेपर पे लिखना है तो अच्छा पेन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो कहानी बताना ही इम्पोर्टेंट है। जो कहानी में इमोशन होता है वो सारी बात होती है वो है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें भी आती है क्योंकि कैमरा इज द आई, ठीक है, तो उसके वाया लेंस के वाया सब ऑडियंस को जाने वाला है। तो उसके बाद आप, क्योंकि डायरेक्टर क्या होता है ना, उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ डायरेक्टर को म्यूजिक का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, उसको लिटरेचर का भी रसास का भी नॉलेज होना चाहिए, नवरस का पता होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी पता होना चाहिए, उसको कॉस्ट्यूम का भी पता होना चाहिए, उसको आर्ट डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप ब्रीफिंग कैसे करोगे। तो कैमरा वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह भी कि अभी क्या है, क्योंकि आउटडेटेड तो नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ों का भी पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कहानी बताना आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, आजकल यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे कि लोग फ़ोन से शूट करके खुद से एडिट करके चीज़ें डाल देते हैं जो वायरल हो जाती है, जिनको हम बार बार देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, वो भी स्टोरी टेलिंग ही है। तो दिस मीडियम इज द मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आपको कहानी बताना आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बजट सेव करने का ना एक सबसे बड़ा एक वन एंड ओनली वन जो मंत्र जिसको बोलते हैं वो यही है कि आप प्री प्रोडक्शन अच्छा कीजिए, अपनी प्लानिंग अच्छी कीजिए। बाकी कई लोगों को मैंने देखा है ना, वो बार्गेन करने लगते हैं कि 100 रुपये का, 50 रुपये का, इतना फीस है, प्लीज़ इतना ले लो। वो बिल्कुल वो आप अपने क्रू को निचोड़ रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे आप। तो सबसे क्योंकि जो ऑलरेडी आपको एक फ़ी बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हो यार मार्केट में चल रहा है, आप इतना ले लो, मैं इतना दे सकता हूँ, या मेरा छोटा बजट है, मेरा बजट इतना है, आप इतना ले लो, वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली, वो मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत लोगों का सुना है कि यार शूट था, 20 दिन का शूट प्लान करके गए थे, वो 30 दिन तक चला। तो 20 दिन का शूट मतलब आपने 10 लाख दिन का भी मान के आप ये चले तो 2 करोड़ रुपया हो गया, या मान लो 1 लाख दिन का आपने खर्चा माना तो 20 लाख का शूटिंग है। लेकिन 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 30 लाख हो गया, तो उसका फुटेज भी बढ़ जाएगा, फिर आपको हार्ड डिस्क भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर एडिटर भी ज़्यादा टाइम लेगा। और अगर आपका शूट 10 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब आपकी प्लानिंग में कमी है, तो आपकी फिल्म में भी दिखेगी वो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी स्क्रिप्ट को जितना अच्छा क्रिस्प कर सकते हैं क्रिस्प करें, उसके बाद उस पर प्लानिंग करें। प्लानिंग से क्या होता है ना, आप कई बार 3, 4, 5 दिन कम कर सकते हैं। शुभ यात्रा के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ी फिल्म है, 50 से ज़्यादा लोकेशन थे फिल्म में, और हमारा जो इनिशियल शेड्यूल था वो 35 डेज़ का था, 35 दिन का शेड्यूल था। हमने कम करते 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 26 दिन में फिल्म शूट की। अब 50 लोकेशन वाली फिल्म जहाँ पे मल्हार भी है एक्टर, दर्शन सर भी है, मोनल भी है, इतने बड़े एक्टर हैं जिनको ओपन में शूट नहीं कर सकते, वो 26 दिन में हम प्लान कर लें उसको, तो उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे। क्या आपको लगता है कि आपकी कहानी जो है वो इनके थ्रू पहुंची है तभी जाके वो हार्ड हिटिंग रही है? आई मीन यू रिक्वायर सम स्ट्रॉन्ग फेसेस, सम स्ट्रॉन्ग नेम्स ऑफ इंडस्ट्री टू कन्वे योर स्टोरी, या स्टोरी में इतना दम है कि मायने नहीं रखता कौन कर रहा है? नॉट एग्जैक्टली फेसेस पर परफॉर्मर। मतलब देखिए गुजरात में देखा जाए तो बड़े फेसेस तो सब ठीक है, बराबर ही है। परफॉर्मर्स अगर अच्छे हों जो परफॉर्म कर सके, और आई ऑलवेज बिलीव कि वो किरदार, वो कैरेक्टर वैसा होना चाहिए। और उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? जैसे दर्शन भाई है, तो मैंने खुद का एक एक्सपीरियंस है कि ही इज अ मैन ऑफ डिटेलिंग, एक्टर ऑफ डिटेलिंग। तो इतनी डिटेल्स के लिए टाइम निकाल पाना, या तो उनके हर सवाल का जवाब देना एक डायरेक्टर के लिए लाजमी है, उतना ज़रूरी है। नहीं, दर्शन सर का प्रोसेस बहुत अच्छा है। उन्होंने, जब मैंने उनको पहली बार गांधी कंपनी की स्क्रिप्ट भेजी थी तो उन्होंने पढ़ी और उनका मैसेज आया कि मैंने एक बार पढ़ ली है, मैं एक बार और पढ़ता हूँ और मैं रात को कॉल करूँगा।
तो इट्स ऑलवेज गुड जब कोई एक्टर आपको ये बोलता है ना कि मैंने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लिया, मैं एक बार और पढ़ूंगा, और वो भी दिवाली वाली रात को, कि उन्होंने सारे काम छोड़ के, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा है, वो करे या फिल्म नहीं करे, पर दूसरी बार पढ़ रहे हैं मतलब उनका इंटरेस्ट है और वो कुछ बोलने वाले हैं इसके बारे में। दूसरी बार उन्होंने पढ़ी, उन्होंने बोला बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कैरेक्टर, उनके बहुत सारे सवाल थे। तो उसमें कई बार आपको मैं बताऊँ अच्छा क्या होता है, हम भी क्लियर हो जाते हैं। तो वो सवाल के जब आप जवाब देने लगते हो ना, तो आपको देखते हैं आपका स्ट्रक्चर, इट्स ऑलवेज हेल्दी कि आपके एक्टर आपसे डिस्कस करे, सवाल पूछे, आप जवाब दें। क्योंकि सेट पे और भी पीछे भी जूनियर आर्टिस्ट खड़े होते हैं, कई बार हमको पता नहीं होता कि उनको क्या करना है, क्योंकि हमने जब लिखते टाइम सोचा था कि इसको ये बताना है, वो पीछे सर हमको हंसना है या सीरियसली देखना है, क्या करना है। तो दर्शन सर का प्रोसेस ही, वो सवाल बहुत सारे पूछते हैं और उसके बाद, और वो सारे सवाल पूछते हैं शूटिंग से पहले, शूटिंग के बाद वो संभाल लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, गुजराती फिल्मों में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे गांधीयन कंपनी और ढ की बात बताता हूँ। ढ में नसरुद्दीन शाह साहब थे, बच्चे थे जिन्होंने पहली बार एक्टिंग की थी, और उसके बीच में कुछ एक्टर थे जो गुजराती, उसमें सीजन एक्टर भी थे, ऐसे एक्टर भी थे जिन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्मों में काम किया है, सीरियल वाले एक्टर भी थे। तो ये पूरा मिक्स था, एक प्लेटर था। अब पूरे प्लेटर को लेके आपको एक फिल्म बनानी है, एक डिश बनानी है ना, कि सब उसी मोहल्ले का, उसी सिटी के, उसी गांव के लोग लगे, किरदार लगे। ये बहुत बार मुश्किल होता है, क्योंकि जो बहुत सारे एक्टर को लगता है मैं आया हूँ तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। मैं बोला एक्टिंग नहीं करनी, आपको रियलिस्टिक करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आईब्रो ऊपर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। तो और नसरुद्दीन शाह साहब, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो एक बार किरदार समझा उन्होंने, या दर्शन साहब एक किरदार समझा, वो अपने आप ये कर देंगे। बच्चों को पूरा ब्रीफ देना पड़ता है, और कई बार बच्चों को क्या करना पड़ता है ना, सिचुएशन बतानी पड़ती है कि तुमको जाके ये सामान इसको देना है, वो डांटेगा तो तुमको भी चिल्ला देना है। ओके, तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है, तो वो बहुत सारा होमवर्क हो जाता है। ठीक है, तो दर्शन सर का ये था कि वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देते थे। जैसे कई बार कंटिन्यूटी बच्चों को समझा देते थे कि बेटा तुमने उस शॉट में इधर से ये लिया था, इस शॉट में भी ऐसे ही करना है, तब तुमने लेफ्ट हैंड यूज किया था, अभी भी लेफ्ट हैंड यूज कर। आई थिंक दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फिल्म ओवरऑल। एग्जैक्टली, तो यही होता है। तो मेरे लिए कई बार स्ट्रगल होता था। मेरी एक आदत क्या है ना, मैं कुछ भी असिस्टेंट डायरेक्टर पे ज़्यादा नहीं छोड़ता हूँ। तो उनको मैं और अलग काम देता हूँ, जो भाग दौड़ वाले होते हैं, तो सारी चीज़ें मैं इधर मैनेज कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मैं कर लूँगा, शुरू में बोलता हूँ, बाद में मेरे को दिक्कत भी होती है, पर मैं खींच लेता हूँ किसी तरीके से। तो दर्शन सर जैसे कोई एक्टर आते हैं तो वो उसमें हेल्प करते हैं। ऑन लोकेशन जाते ही थोड़ी सी चैलेंजेस तो होनी चाहिए, मतलब अगर जनरेट हो गई तो ज़्यादा अच्छा है। आप जाके मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा केओस भी हो जाए और उसमें से कुछ मटेरियल अगर निकल आए स्पॉन्टेनियस, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट क्योस। मैं हमेशा डरता हूँ, मेरे को पैनिक अटैक आ जाते हैं कई बार। तो मैं प्लान ये करता हूँ कि जितना प्लान किया हो सब वैसा का वैसा ही रहे। उसके बाद एडिशनली प्लान के ऊपर से मुझे कुछ शॉट्स मिल जाए, मैं इम्प्रोवाइज कर लूँ, तो इम्प्रोवाइज इज बेटर। क्योंकि कुछ भी जैसा मैं प्लान करके चला जा रहा था, उसके अलावा अगर कुछ होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि क्या होता है ना, आपने एक स्क्रिप्ट को इतना टाइम दिया, आपने कम से कम 50 बार उसकी नरेशन की है, तो आपको पता है वो किस फॉर्मेट में जाने वाली। नरेशन करते करते आप करेक्ट करते रहते, सेट पे जाके चेंज करना वो थोड़ा गड़बड़ होता है। इम्प्रोवाइज हो सकता है वो, जैसे मैं बताता हूँ, अभी गिद्ध जब मैंने की संजय मिश्रा सर के साथ, तो उसका लास्ट सीन एक शमशान में था। हम नडियाद के पास एक्चुअल शमशान में शूट कर रहे थे, रात को 2 बजे हम शूट कर रहे थे, और 2 बजे शूट करते करते मुझे एकदम से दिमाग में आया कि ये एंडिंग है ना, ये काम नहीं करेगी, ये मज़ेदार एंडिंग नहीं है। और मेरे दिमाग में एक दूसरी एंडिंग आई, तो मैंने संजय सर को बोला कि सर ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्टर से आपको कहानी डिस्कस करनी चाहिए। एक्टर लोग, अच्छे एक्टर अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, वो बोले मनीष अच्छा आइडिया है। मैंने डीओपी से डिस्कस किया, डीओपी ने बोला सेफ्टी के लिए आप दोनों एंडिंग शूट कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो। और आपको जान के हैरानी होगी कि एडिट पे मैंने तीसरी एंडिंग यूज की। तो मैंने वो दोनों जब मैं एडिट पे बार बार देख रहा था, मुझे लगा नहीं ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है, कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बहुत फिल्मी लग रहा है, हार्ड हिटिंग नहीं है। फिर एक तीसरा एंडिंग दिमाग में आया कि हाँ चलो वैसा करे तो कैसा होगा। फिर 2 दिन का ब्रेक लिया, फिर से देखा, फिर मेरे जो को प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने डेफिनेटली बोला कि यार दिस एंडिंग, न्यू एंडिंग इज बेटर। तो मतलब एज एन डायरेक्टर आपको उतना सेंसिटिव तो रहना ही चाहिए अपने आप के साथ कि यू योरसेल्फ आर द ऑडियंस। हाँ, यू आप रिजिड नहीं हो सकते, लेकिन
एक रूम आप इम्प्रोवाइजेशन के लिए रख सकते हो, यू कैन टेक चांस। और आपको कंटिन्यूस वो पल्स महसूस करना होता है। वो ऑन लोकेशन आप करते हैं एक्टर को लाइव देके या ऑन मॉनिटर? नहीं, मैं ऑन लोकेशन करता हूँ। मैं मॉनिटर नहीं देखता हूँ, मैं कैमरा का मॉनिटर देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, कैमरा के पास डीओपी के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ, उसके शोल्डर पे हाथ रख लिया, मैं देखता रहा, इधर देखता रहा, फिर मैंने एक्टर को देखा, इधर देखा, एक्टर को देखा, इधर। तो दिस इज माई प्रोसेस। मॉनिटर पे मैं बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी आदत है सेट पे मैं इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ। तो मैं एडी को भी नहीं बोलता हूँ जाके क्या ठीक करना है, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसको बताऊँगा ये कर, इससे बेटर है यू गो करेक्ट दैट, आके देखो। उसको डीओपी को पूछा ठीक लग रहा है अभी, बोलेगा हाँ ठीक है चलो लेट्स डू इट। मनीष भाई, ઓન લોકેશનની વાતો, રાઇટિંગ પ્રોસેસની વાતો ઘણી આપણે વાત કરી, ડિરેક્ટર તરીકે ફીલ કરવાની વાતો કરી, તમારા હિસાબે માર્કેટિંગ કેટલું મહત્વનું આજના જમાનામાં? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको बता दूँ, पहले जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी तो हमने ढ में इनिशियली 1.5 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, टेक्निकल उन चीज़ों पे हमने बहुत पैसा खर्चा किया था उस टाइम पे, जबकि फिल्म का कैनवस छोटा है, इतना बड़ा कैनवस नहीं है फिल्म का। लेकिन जब वो पैसा लगाने के बाद फिल्म बना ली, और मैंने मेरे इंस्टीट्यूट से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इतना ही सीखा कि फ़िल्म कैसे बनाते हैं। अब उसको थिएटर में कैसे लेके जाना है, उसकी मार्केटिंग, ये मैंने तो सीखा ही नहीं, और ये सोचा भी नहीं कि ये करना होगा। तो उस टाइम पे ना थोड़ी देर के लिए हम स्टक हो गए थे, अभी क्या करना है। तो मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट, जैसे अभी बोलते कि 2,500 से 3,000 फिल्में इंडिया में बनती है हर साल, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 7 से 8,000 फिल्में एक्चुअली बनती है। ये इतनी फिल्में जो एग्जिबिट हो जाती हैं, वो 4 से 5,000 फिल्में ऐसी थी जो बन जाती थी, डब्बे में बंद हो जाती थी, रिलीज़ नहीं होती थी, वो सारा वो वाला प्रोसेस था। तो एग्जिबिट करना, मार्केटिंग करना। दूसरी चीज़ ये है कि चलो एक तो आपने रिलीज़ कर दी, रिलीज़ करने का प्रोसेस भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस ये है कि आपने अच्छी फिल्म बनाई तो लोगों को बताना कि यार ये अच्छी फिल्म है, आप जाके देखो थिएटर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये अभी इसमें 2 तरीके का होता है। कई बार एक ख़राब फिल्म होती है, उसकी अच्छी पब्लिसिटी हो जाती है, उसको लोग देखने जाते हैं, थिएटर में गाली दे के आते हैं, और उससे क्या होता है ना, उससे अच्छी आने वाली फिल्मों को नुकसान होता है कि आप मान लीजिए अगले हफ्ते एक अच्छी फिल्म आ रही है, ऑडियंस बोले नहीं यार नहीं देखने जाना है, वो देखने गए थे, पिछली बार वो 500 रुपये इसके ख़राब हुए, 400 रुपये पॉपकॉर्न के ख़राब हो गए, तो 1,000 रुपये का चपत नहीं लगवानी हमको। ख़राब फिल्म है, अगर उसकी पब्लिसिटी अच्छी हो सकती है तो अच्छी फिल्म की तो ज़रूर हो सकती है। ठीक है, कई फिल्मों के ट्रेलर इतने ज़ोरदार होते हैं, फिल्म ख़राब होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेट करना, तो इसलिए हम सहारा लेते हैं। जैसे गांधी एंड कंपनी, हमको पता है कमर्शियल फिल्म नहीं है, उसका बजट पब्लिसिटी का इतना नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको हमने फेस्टिवल्स में भेजा। ठीक है, एक फेस्टिवल में जीती, हमने सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में डाला, और मीडिया सपोर्ट तो करता ही है। जैसे आज आप लोग भी हैं तो आपको पता चला नेशनल अवार्ड वाली फिल्म है, तो चलो इसको सपोर्ट करना चाहिए, ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे तो उनका रूट फिर हम वो लेते हैं कि पहले फेस्टिवल में हम उनको भेजें, अप्रिसिएशन मिले, लोगों को बताए, फिर लोग वेट करें कब रिलीज़ होगी, फिर रिलीज़ करें तो कुछ लोग देखने जाएंगे। और ये फिल्में ऐसी है, इनमें यही है कि इनका कमर्शियल बजट भी इतना ही होता है, तो वो ऑडियंस भी देख ले तो हमारा काम हो जाता है। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, हेल्दी मार्केटिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कहानी कहने की एक जो क्षमता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक जिद कि आज का ऑडियंस हो चाहे कल का ऑडियंस हो या चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, लेकिन आपने जो सोचा है, आपके दिल से जो कहानी निकली है, पहुंचनी चाहिए ऑडियंस तक। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे दिमाग में कहानी आती है ना, मुझे नींद आनी बंद हो जाती है। मुझे लगता है लिखनी चाहिए, बतानी चाहिए। उस प्रोसेस में क्या आप ये कभी मतलब एक डर लगता है कि नहीं अब ये तो पुरानी सी हो गई, या तो ये अभी तक दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू से, अगले 2 साल के बाद कहूँगा, ऐसा? वो हम खुद से, कभी मैं आपको बताऊँ ना, खुद से शुरू में नहीं ये जज कर पाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, और बहुत सारे राइटर ये प्रैक्टिस करते रहते हैं कि एक ग्रुप है, उनको हम सुनाते रहते हैं। जैसे मेरी वाइफ को मैंने सुना दी, मेरे दोस्तों को मैंने सुना दी, और ये सारे ऐसे लोग जो मुंह पे बोलते थे हाँ अच्छी है पर फिल्म बनाने लायक तो नहीं लग रही। अच्छा। कोई लोग बोलते हैं हाँ अच्छी है पर आजकल कौन देखेगा। तो ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ ये होती है कि शायद मैं ठीक से बता नहीं पाया उनको, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ सही बात है। तो उसमें आपको कान खुले रखने की बहुत ज़रूरत है। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकते कि नहीं अच्छी है, ऐसे कैसे बोल रहा है, मेरी कहानी को खराब क्यों बोल।
तो आपको उन लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है। तो मेरी आदत यही है, मैं सोचता हूँ तो मैं सुनाता बहुत लोगों को। जैसे ढ का भी यही हुआ था, हमने बना के अलमारी में डाल दी और 5 साल बाद, जैसे मैंने बताया था ना 2009 में लिख ली थी, तो 2015 में फिर से मैंने निकाली, उसकी धूल वूल साफ़ की, ये सब किया। और मैं मेरे दोस्तों को मैंने पढ़ी, तो मैं सबको बताया यार ढ का मैं ये लिखा था, वो सीन कल मैंने पढ़ा, दोबारा मैंने याद किया, तो सबने मेरे को बोला वो इतनी अच्छी फिल्म थी, इतनी अच्छी कहानी, हमको याद है, तूने वो सीन लिखा था, तूने अभी तक बनाई क्यों नहीं। तब रियलाइज़ होता है कि हाँ इनको याद है, मतलब वो बननी चाहिए वो चीज़। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब ये एक फॉर्मेट के हिसाब से कहानी आजकल जो इतने सारे मनोरंजन के माध्यम बन गए, तो उस हिसाब से सोचनी चाहिए, या कहानी जब बतानी है तो बतानी है, वो कोई भी फॉर्मेट पे आ जाए? कहानी आप सोचिए, फिर लोग आपको बता देते हैं कि ये तो OTT की फिल्म है, तो नेटफ्लिक्स को तुम पिच करो, या ये तो थिएट्रिकल फिल्म है, या ये तो ऐसा शॉर्ट फिल्म है, तुम बना के ना ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, यूट्यूब पे डाल देना, लोग देखेंगे, या फेस्टिवल में भेज देना। मैं ये बोलता हूँ प्योरिटी से सोचो। फिर उसके बाद देखो कई बार एक जन्म होता है कहानी का, आप प्योरिटी से सोचो। हाँ, फिर जब धीरे धीरे प्रोसेस लंबा होता है ना, अगर किसी कहानी में ऐसा लग गया, जैसे मान लो मेरी कोई कहानी है और किसी ने बोला यार ये तो कमर्शियल फिल्म बन सकती है, इसको छोटी फिल्म मत बनाओ, फिर क्या होता है, फिर कुछ दोस्त है जिनको प्रोडक्शन का पता है, जिनको स्केल का पता है, फिर आप उसको उस स्ट्रक्चर में डालने लगते हैं। शायद 10 सालों में गुजरात इंडस्ट्री ने ज़्यादा मतलब असरकारक काम किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एफर्ट्स स्टिल नाउ बीइंग डन फॉर गुजराती सिनेमा, लेकिन इन 10 सालों में ज़्यादा कुछ असरकारक काम हुआ है जो लोगों तक ज़्यादा पहुंचा है। आपको लग रहा है कि ऑडियंस के चॉइस में या ऑडियंस के समझ अंतर में थोड़ा सा फ़र्क आया है? पहले कैसा था और अभी कैसा है? अगर 10 सालों की बात करें तो डेफिनेटली पिछले 10 सालों में एग्जैक्टली 10 साल ही होने वाले। केवी रितेजाइश और हर टाइप के छेल्लो दिवस भी उसमें आप उसमें काउंट कर, करसनदास भी उसमें काउंट कर लीजिए, हेलारो भी उसमें काउंट कर लीजिए, तो डेफिनेटली ये 10 साल तो बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं। जैसे मैं कई बार मेरे मीडिया वाले दोस्तों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं गुजराती इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो। मैं बोला नहीं, ऐसा ही होता है किसी भी इंडस्ट्री में। हिंदी में क्या हो रहा है, तो मलयालम में क्या हो रहा है, मलयालम में मैंने वो बोलते नहीं मलयालम में तो अच्छी फिल्में बन रही है। मैं बोला आप 5 फिल्मों के नाम बताओ मुझे, और वो आप 5 ही फिल्मों के नाम बता पाओगे, आप 20 फिल्मों के नाम नहीं बता पाओगे, 5 भी मुश्किल से बताओगे आप मेरे को। तो ऐसा ही होता है कि किसी भी इंडस्ट्री का रेशो इतना ही होता है। हम अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री कुछ अच्छा नहीं कर रही है, सब्सिडी के पीछे लगे हुए। मैं बोला क्या बात कर रहे हो आप, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं खुद जूरी में था, ऑस्कर के लिए गुजराती फिल्म गई है। छेल्लो शो जो ऑफिशियल एंट्री थी, वो कोई बंगाली फिल्म ऑफिशियल एंट्री नहीं थी इंडिया की, कोई हिंदी फिल्म नहीं थी, छेल्लो शो थी जिसके कंपटीशन में RRR थी। RRR इतनी बड़ी तेलुगु फिल्म है। मैं बोला आप क्या बात कर रहे हैं, तो गुजराती इंडस्ट्री तो अच्छा कर ही रही है उसमें। उससे जैसे अभी इस साल बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म गांधी कंपनी को मिला है, इससे पहला अवार्ड जिस गुजराती फिल्म को मिला हेलारो, वो बेस्ट फिल्म थी, उसको भी गोल्ड मिला और ओवरऑल बेस्ट फिल्म मिला था। तो ये तो बिल्कुल बेईमानी वाली बात है कि गुजराती इंडस्ट्री नहीं अच्छा कर रही है। इतना ही अच्छा होता है, क्लास में फर्स्ट तो एक ही आते हैं, क्लास में 5 फर्स्ट नहीं आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब चेंज आया है ऑडियंस के प्रेफरेंसेस में, और वही चीज़ एज अ डायरेक्टर क्या देखने वाले लोग हैं वो ध्यान में रखें, मतलब टिप्स ऑन गेसिंग द ऑडियंस? मतलब देखिए मैं इसके 2 तरीके होते हैं किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ चेक करने के ना। 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि कौन सी फिल्म ज़्यादा कमा रही है, ठीक है, बॉक्स ऑफिस पे कौन सी फिल्म ज़्यादा हिट हो रही है, ज़्यादा लोग देखने आ रहे हैं। एक कमर्शियल तरीका होता है, वो होती है स्टार वाली इंडस्ट्री, जैसे कि तेलुगु इंडस्ट्री, और पहले हिंदी इंडस्ट्री थी मान लो, ठीक है, थोड़ी बहुत तमिल इंडस्ट्री कि एक स्टार आया, लोग आए, बड़ा होर्डिंग बना रहे, दूध से नहला रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री होती है जिसमें बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, सेंसिबल फिल्में बनती है, वर्ल्ड सिनेमा में जाती है, वर्ल्ड के बाहर भी जानी जाती है। मलयालम का हम एग्जांपल लें, जो बहुत पहले सत्यजीत रे के टाइम पे बंगाली इंडस्ट्री थी। इंडिया से बाहर सत्यजीत रे को सब जानते हैं, जो फिल्म को लेके सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑस्कर में एक ऐसा आदमी जिसको रिस्पेक्ट दिया गया सबसे ज़्यादा, वो सत्यजीत रे ही थे, और वो छोटे छोटे बजट में ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी। तो ये 2 तरीके की इंडस्ट्री ये ग्रो करती है 2 तरीके से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब गुजराती इंडस्ट्री शेप ले रही है, दोनों तरीके से काम हो तो रहा है ना। अभी केडी भाई जैसे लोग हैं, वैशल जैसे लोग हैं, वो कमर्शियली काम कर रहे हैं।
अच्छा कर रहे हैं, उनको पता है कि फिल्म को मास को कैसे खींचना है। और कुछ एक लोग हैं, अभिषेक शाह है, अभिषेक जैन है, हमारी भी कोशिश वही है कि हमको पता है कि हमारी बड़ी ऑडियंस नहीं है लेकिन एक एक्सक्लूसिव ऑडियंस है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। तो यही मापदंड है। उम्मीद करता है सर कि आगे जाके आपको और अवार्ड्स मिले, आपकी अच्छी अच्छी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ સર. થેન્ક યુ સો મચ ફોર સ્પેરિંગ ધીસ ટાઈમ ફોર અસ. અને ખાસ તો મિત્રો આપ સૌને કહેવાનું કે અમારા જેવા સિનેમાના રસિયા લોકોને આવા સરસ ડિરેક્ટર મળી જાય અને એમની પાસેથી વાતો શીખવા મળે તો મને લાગે છે કે આમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિને પણ જો આમની વાતો પહોંચી હોય અને સારું સિનેમા બહાર આવે તો અમારા આ સિને પ્રવેગ નામના કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થયો ગણાય છે. ટિલ ધેન મિત્રો, અહીંયા આપણે આપણા સિને પ્રવેગના એપિસોડને વિરામ આપીએ અને ફરી પાછા બીજા કોઈ એપિસોડમાં બીજી કોઈ રસપ્રદ વાતો સાથે, ઇન્સ્પિરેશનલ વ્યક્તિ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી. થેન્ક યુ સો મચ.